टू हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। टू प्लीज सब्सक्राइब और लाइक, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। टू ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। आज का कहानी है बिजनेसमैन निकला डेविल माफिया। चवन अक्षत अजाब ब्लैक डेविल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। क्या सोचा था मुझसे बचकर निकल जाओगे। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो मुझसे तुम्हें बचा सके। ब्लैक डेविल से अगर कोई किसी को बचा सकता है तो वह सिर्फ ब्लैक डेविल ही है। ये शब्द थे मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर एक बड़े से किंग साइज चेयर पर बीचों बीच बैठे अक्षत जिंदल यानी कि ब्लैक डेविल की। अक्षत जिंदल एशिया का जाना माना बिजनेस टायकून और जिंदल इंडस्ट्रीज का मालिक। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो अक्षत जिंदल के पास ना हो। प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर शहर में कई बड़े मॉल, सिनेमा हॉल और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अक्षत जिंदल के नाम पर थी। लेकिन इसके अलावा भी अक्षत जिंदल का एक और पहचान थी ब्लैक डेविल के नाम से। ब्लैक डेविल एशिया का सबसे बड़ा माफिया किंग या यूं कहें मौत का फरिश्ता। लेकिन उसकी ये पहचान केवल उसके नजदीकी लोगों को पता थी। उसके अपने बिजनेस राइवल्स और बिजनेस पार्टनर को भी उसकी असली पहचान नहीं पता थी, क्योंकि ब्लैक डेविल अपने नाम की ही तरह रात को निकलता था। उसके काले कारनामों में शामिल थे गोल्ड स्मगलिंग, फिरौती, बड़ी बड़ी गैर कानूनी प्रॉपर्टी की डीलिंग। शहर के कई बड़े कसिनो भी अक्षत जिंदल के नाम पर थे। वैसे तो अक्षत मर्डर भी करने से पीछे नहीं हटता था, लेकिन उसके कुछ अपने उसूल थे। मौत भी जिसके नाम से डर जाए, जिसका नाम लेते ही दुश्मनों की पतलून गीली हो जाए, ऐसा है ब्लैक डेविल। हाइट 6'3", नीली आंखें, गोरा रंग, 8 पैक एब्स, स्ट्रेट काले बाल जो उसके आंखों तक आते थे। ब्लैक कोट पैंट, ब्लैक लेदर शूज और ब्लैक गॉगल्स, एक हाथ में रोलेक्स की घड़ी, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में डायमंड रिंग और राइट हैंड में पिस्टल, और चेहरे पर क्रिपी स्माइल लिए वो ऊपर से नीचे तक साक्षात डेविल लग रहा था। तभी उसके सामने खड़ा आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने ब्लैक डेविल को धोखा देने की सोची। मैं भूल गया था कि औरतों के गैरकानूनी स्मगलिंग को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही बच्चों के शरीर का सौदा को। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जो इस तरह के घटिया काम करने की सोची। मैं भूल गया था कि आप औरतों का कितना सम्मान करते हैं, बच्चों के तस्करी और वेश्यावृत्ति से कितनी नफरत करते हैं, और मैंने यही दोनों घटिया काम करने की कोशिश की। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रहा था, लेकिन उसकी इन बातों का अक्षत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देख वो आदमी फिर से आगे बोला, सर आज आप मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने सभी साथियों से भी कह दूंगा कि वह ऐसे किसी भी काम में लिप्त ना हो। बस मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी एक परिवार है, मुझे उनके लिए छोड़ दीजिए। अक्षत जिंदल उसे लात मारते हुए खुद से दूर करता है और खड़े होकर कुछ कदम चलता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें पता है मेरे पास माफी की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार के लिए तो मैं खून की सजा को माफ भी कर दूं, लेकिन तुमने जो घटिया काम किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सबसे पहले तुमने औरतों की तस्करी के साथ ही ड्रग्स का करने का काम किया, और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी गलती तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, जिसकी कोई माफी नहीं। इतना कहकर अक्षत जिंदल वहां से चला जाता है। उसके पीछे खड़े उसके 20-25 काले सूट बूट में उसके बॉडीगार्ड्स कम फाइटर उस आदमी को उठाकर बिल्डिंग की छत पर से नीचे फेंक देते हैं। अक्षत जिंदल का मैनेजर कम उसका दोस्त राजीव उसे कहता है, सर काम हो गया, अब इस लाश का क्या करना है। अक्षत जिंदल उसे हुक्म देता है, इसकी लाश को उठाकर इसके लोगों के पास है फेंकाओ, ताकि उन्हें भी समझ आए अक्षत जिंदल को धोखा देने का क्या अंजाम होता है, और उसके परिवार को 20 करोड़ रुपए दे दो। राजीव हैरान होते हुए कहता है, सर इतनी बड़ी रकम एक धोखेबाज के लिए। अक्षत जिंदल उसे जवाब देता है, ये रकम उस धोखेबाज के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए है, ताकि उन्हें बेसहारा की तरह इधर उधर दरबदर ठोकर ना खानी पड़े। वैसे भी उसने हमारे लिए बहुत दिन तक काम किया है, इसके बदले उसे थोड़ा तो नाम मिलना ही चाहिए। वैसे आज की मीटिंग का क्या शेड्यूल है। राजीव सर आज कपूर इंडस्ट्रीज के साथ हमारी डील के लिए 2 बजे मीटिंग है और 4 बजे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट है, मिस्टर जॉन डीलिंग के लिए मान गए हैं। अक्षत जिंदल उसे जवाब देता है, आज की सभी मीटिंग कैंसिल कर दो, आज मुझे कुछ खास काम है। राजीव हड़बड़ाते हुए, लेकिन सर मिस्टर जॉन्स के साथ जो मीटिंग है उसके लिए हमने 4 महीने से कोशिश की है, 800 करोड़ रुपए का डील है। अक्षत जिंदल उसे दोबारा कहता है, कैंसिल मतलब कैंसिल, डेट्स फाइनल। ओके सर। राजीव इतना कहकर वहां से चला जाता है। अक्षत का घर, जिंदल हाउस। अक्षत जिंदल अपने घर आया, जहां उसकी मां अनामिका जिंदल एक बड़े से किंग साइज सोफे पर बड़ी शान से बैठी हुई थी और उनके हाथ में कुछ लड़कियों के फोटो थे। वो उन लड़कियों की फोटो को बड़े ही प्यार से देख रही थी। अक्षत के आते ही वह उन फोटो को अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा देख ये कुछ लड़कियों के फोटो हैं जो मैंने तेरे लिए सिलेक्ट की है। इनमें से किसी लड़की को देखकर तो शादी के लिए हाँ कह दे, वैसे भी तेरी उम्र शादी की हो गई है। माँ मैंने कितनी बार कहा है मेरे लिए लड़कियां ढूंढना बंद कीजिए, मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी। अक्षत ने वो फोटो देखकर तुरंत कहा, तो उसकी माँ अनामिका जी थोड़ा गुस्से में बोली, क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा, तुझे शादी क्यों नहीं करनी। अनामिका जी परेशान होते हुए अक्षत से ये पूछ ही रही थी कि तभी अक्षत ने सीरियस मुंह बनाते हुए कहा, कारण आपको अच्छे से पता है माँ। अक्षत का ये जवाब सुनकर अनामिका जी बड़बड़ाते हुए बोली, फिर वही बात तूने कितनी बार मुझसे कहा है उस लड़की के बारे में, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि वह लड़की है कौन। तुझे वह लड़की मिली भी या नहीं। वो मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं उसकी तलाश में हूँ। अक्षत जिंदल ने अनामिका जी को जवाब देते हुए कहा, तो अनामिका जी परेशान होते हुए बोली, जब भी पूछती हूँ हमेशा तेरा जवाब न में ही होता है।
कौन है वह लड़की? कहाँ है वह लड़की? कैसी दिखती है पता नहीं। यहाँ तक कि तुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो तू उसे ढूंढेगा कैसे? पता नहीं वह लड़की मिलेगी भी या नहीं। वह इस दुनिया में मौजूद भी है या नहीं। तूने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। पता नहीं कौन सी वह मनहूस रात थी जिस दिन तेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। उसके बाद तो तू किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं। ना जाने कब से उस लड़की की तलाश में है, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैं पूछती हूँ, जिस लड़की का चेहरा भी तूने नहीं देखा तो उसे ढूंढेगा कैसे? वैसे भी पिछले 3 साल से तो उस लड़की को ढूंढ रहा है। आज तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पहचान के नाम पर तेरे पास बस एक लॉकेट है और मुझे नहीं लगता वह लड़की तुझे मिलेगी भी या नहीं। अक्षत जिंदल अपनी माँ को कहता है, वह सब मुझे नहीं पता मैं, लेकिन मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं। और उस लड़की को तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकाल लूंगा। अगर वह लड़की तुझे नहीं मिली तो? अनामिका जी अक्षत से पूछती हैं। तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इतना कहकर अक्षत वहां से जाने लगता है। अनामिका जी उसे पीछे से रोकती हैं और कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुझे 6 महीने का समय देती हूँ अक्षत। तुझे 6 महीने में उस लड़की को ढूंढकर मेरे सामने पेश करना होगा, वरना तुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। अक्षत अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे काम से निकालते हुए वहां से चला जाता है और अपने कमरे में आकर उस लॉकेट को देखते हुए 3 साल पहले की घटना को याद करने लगता है, जब वह ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन था और ना ही कोई माफिया। वह तो बस अक्षत था। अक्षत जिंदल, एक 22 साल का लड़का। चट्टू अक्षत का जुनून। अक्षत जिंदल की मां अनामिका जिंदल उसे 6 महीने का समय देती है उस लड़की को ढूंढकर उनके सामने पेश करने के लिए, ताकि वह उसकी शादी उस लड़की से करा सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6 महीने बाद अक्षत जिंदल को अपनी मां की पसंद की हुई लड़की के साथ शादी करनी होगी। अक्षत जिंदल अपनी मां की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हुए अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में आकर उस लॉकेट को देखता है। उस लॉकेट को देखते हुए वह अपने 3 साल पुराने पास्ट में चला जाता है, जब वह कोई माफिया, कोई बिजनेसमैन नहीं था, सिर्फ अक्षत था। अक्षत जिंदल, एक 22 साल का लड़का। वह खुद से कहता है, कैसे भूल सकता हूं मैं उस रात को जब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। 31 दिसंबर की वो रात, जब सारी दुनिया नई साल की खुशियां मनाने के लिए तैयार था। मैं अपनी जिंदगी का अंत करने जा रहा था और तभी मुझे वह मिली, अंधेरों में एक रोशनी की तरह। दरअसल अक्षत का भी एक राज है। आज से लगभग 3 साल पहले अक्षत अपनी परेशानियों से हताश होकर सुसाइड करने के लिए एक पुल पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह उस पुल पर खड़ा होकर अपने जीवन की कश्मकश में उलझा हुआ था और आत्महत्या जैसे ख्याल को अपने दिमाग में ला ही रहा था कि तभी एक लगभग 18 साल की दुबली पतली सी लड़की आइसक्रीम खाते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, सुसाइड करना चाहते हो? यहाँ से कूदकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो? अच्छा है, कूद जाओ। इसी बहाने धरती से कुछ बोझ तो कम होंगे। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। मैं तो कहती हूँ, तुम अकेले क्यों कूद रहे हो? अपने पूरे परिवार को यहाँ लेकर आओ और सबके साथ छलांग मार दो। उस दुबली पतली लड़की ने पिंक हुडी पहन रखी थी। उसका पूरा चेहरा उस हुडी से ढका हुआ था। वह भी उस पुल के ऊपर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है और अक्षत से कहती है, वैसे एक बात बताओ, तुम सुसाइड करना क्यों चाहते हो? अक्षत कोई जवाब नहीं देता। वह लड़की अक्षत से कहती है, जरूर कोई बड़ी परेशानी रही होगी, इसीलिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सुसाइड करने से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? और तुम्हारी जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? क्या वह परेशानी तुम्हारे परिवार के ऊपर आ नहीं गिरेंगी? क्या वह परेशानी तुम्हारे परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हो? तुमने जीवन की आस छोड़कर मौत का दामन थामने का फैसला कर लिया है। जरूर इस परेशानी में कुछ तो बात होगी जो तुमसे तुम्हारे परिवार का आंचल भी छुड़वा रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है, तुम्हारी जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, या कोई ऐसा जिसे तुम बहुत प्यार करते होगे, या वह तुमसे बहुत प्यार करता होगा। क्या तुम्हारे जाने के बाद वह जी पाएंगे? अक्षत उस लड़की से कहता है, तुम्हें क्या पता मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों इस फैसले को लेने जा रहा हूँ? तुम तो चुपचाप बैठकर पुल पर मजे से आइसक्रीम खा रही हो। इस ठंड के मौसम में भला आइसक्रीम कौन खाता है? और तुम इस पुल के ऊपर बैठकर मुझे भाषण दे रही हो। अगर जरा भी पैर लड़खड़ाए तो मेरे से पहले तुम ऊपर पहुंच जाओगी। वह लड़की हंसते हुए अक्षत से कहती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे नसीब में अभी मौत नहीं लिखी। मैंने ये कोशिश पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ और दोनों बार फेल हो गई। अक्षत हैरान होते हुए उस लड़की से पूछता है, फिर तुमने तीसरी बार कोशिश नहीं की? वह लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि तीसरी बार मैंने अपनी जिंदगी को मौका दिया और आज तुम्हें मौका दे रही हूँ। एक बार फिर सोच लो, और अगर मरना ही चाहते हो तो पहले अपने पूरे परिवार को मार देना, ताकि तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला ना बचे। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों का जीवन तो मौत से भी बदतर हो जाएगा। अक्षत उस लड़की को बताता है, मेरे पीछे रोने वाले कोई नहीं। पिताजी की मौत 1 साल पहले ही हो गई है। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर माँ थी, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने किसी और से शादी कर ली और वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे अपने पिता के रूप में नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं मरकर अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वह लड़की और जोर जोर से हंसने लगती है और अक्षत से कहती है, बस इतनी सी बात, तुम्हारे पिताजी इस जीवन से चले गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी माँ का जीवन भी खत्म हो गया। उन्हें भी अपना जीवन जीने का पूरा हक है। एक औरत होने के नाते उन्हें एक जीवन साथी के सहारे की जरूरत है। तुम उनके बेटे होकर जब इस बात को नहीं समझोगे तो दुनिया को तो तुम्हारी माँ जवाब देते देते थक जाएगी। कभी सोचा है
तुम्हारे मरने के बाद सारी दुनिया तुम्हारी माँ से सवाल पूछेगी कि भला उनके बेटे ने सुसाइड क्यों किया। तुम्हारी माँ जीवन भर खुद को कोसती रहेगी कि उनके शादी करने के कारण ही उनके बेटे की मौत हो गई, वह जी नहीं पाएंगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ घुट घुट कर जिए? उन्हें भी हक है अपनी खुशियां तलाशने का, तुम्हें भी उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए। तुम अब बड़े हो गए हो, बच्चे तो नहीं रहे, इतनी छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने जाओगे। इस दुनिया को देखो, खूबसूरत तारों को देखो, अभी तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां बाकी हैं, लेकिन उन खुशियों को महसूस करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। देखो खुद को, लगभग 20 साल के तो होगे तुम। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास भी तुम्हारा जीवन साथी होगा। उस समय तुम्हारी माँ अकेले रह जाएगी। अगर तुम्हारी माँ किसी से शादी करके अपने दुख सुख को बांट भी रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे मैंने अपने जीवन को दूसरा मौका दिया वैसे तुम भी दो। इसके बाद वह लड़की अपनी आइसक्रीम अक्षत जिंदल को देते हुए उनसे कहती है, इस आइसक्रीम को खाओ और ठंडे दिमाग से सोचो क्या तुम्हारा यह फैसला सही है। आशा है इसकी ठंडक तुम ही सही फैसला लेने में मदद करेगी। अब मैं चलती हूँ। वह लड़की उसे अपना आइसक्रीम देकर वहां से जाने लगती है। कुछ देर उस आइसक्रीम को अपने हाथ में लिए अक्षत जिंदल कुछ सोचने लगते हैं और सोचने के बाद अक्षत जिंदल को अपनी भूल का एहसास होता है। वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। अब उसे उस लड़की का चेहरा देखने की इच्छा होती है। वह उसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? अंधेरे के कारण तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो तो तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। और तुमने सुसाइड करने की क्यों सोची और तुम्हारा मन कैसे बदला, मुझे भी तो बताओ। अब मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह लड़की बताती है, मेरी माँ के मौत के बाद मेरी भी जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा मौका दिया और मुझे इस बात की खुशी है। और रही बात मेरे चेहरा देखने की, तो अगली बार जब मिलेंगे तो अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए तुम्हें जिंदा रहने की जरूरत है। वह लड़की आगे जाने लगती है। अक्षत उसका पीछा करते हुए उसे कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? वह लड़की अपना एक लॉकेट फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहते हैं, इस लॉकेट को बचा कर रखना, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये हमें मिलने में मदद करेगा। और वहां से अपने स्कूटर पर चली जाती है। अक्षत जिंदल उस लड़की के बारे में सोच रहे थे जिसमें 3 साल पहले उन्हें सुसाइड करने से बचाया था। 31 दिसंबर की ठंडी काली रात, जिस दिन सारी दुनिया नए साल के आगमन की खुशियां बनाती है, उसी दिन अक्षत जिंदल ने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया था। लेकिन वह लड़की उनके जीवन में एक रोशनी की तरह आए और उन्हें जिंदगी जीने का मकसद सिखा गई। उस लड़की ने पिंक कलर की हुडी पहन रखी थी जिससे कि उसका चेहरा ढका हुआ था, और अक्षत ने उसका चेहरा नहीं देखा था। अक्षत उसके बारे में केवल इतना ही जानते थे कि वह लड़की ठंड के दिनों में भी आइसक्रीम खाती है, और उसने जाने से पहले अपना एक लॉकेट अक्षत की ओर फेंका था और उनसे कहा था, ये लॉकेट उन दोनों के मिलने में मदद करेगी, इसे वह संभाल कर रखें क्योंकि यह लॉकेट उसकी माँ की आखिरी निशानी है। तब से लेकर आज तक अक्षत उस लड़की की तलाश में है। वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही उसका नाम, नहीं उसका चेहरा और ना ही उसका पता। अक्षत के दिमाग में सिर्फ उस लड़की की छवि है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है वह उस लड़की को कहीं सबरी ढूंढ कर निकाल लेंगे। तभी एक फोन कॉल रिंग होती है। कॉल उठाने पर अक्षत को सामने से राजीव बताता है, सर, उस लड़की के बारे में एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे आपने ढूंढने की जिम्मेदारी हमें दी है। ये सुनकर अक्षत के इमोशनलेस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वह राजीव से कहते हैं, मैं अभी पहुंच रहा हूं। इतना कहकर अक्षत फोन रख देते हैं और लॉकेट को देखते हुए कहते हैं, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकाल लूंगा। वह दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे मिलूंगा। दृश्य 2। और इस तरह सिंड्रेला को उसका प्रिंस चार्मिंग उसे क्रिस्टल शूज पहनाकर अपनी रानी बना लेता है और दोनों की यह लव स्टोरी पूरी होती है। हाँ, मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा? खुशी किताब बंद करके खुद से बातें करती है। तू जब सपनों की दुनिया से बाहर निकलेगी तब। निकिता खुशी को ताना मारते हुए कहती हैं। खुशी पीछे पलट कर देखती है। निकिता उसके पीछे खड़े होकर उस पर तंज कस रही है। वह निकिता से कहती है, तू फिर आ गई मुझे परेशान करने। निकिता खुशी को बताती है, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और रिजल्ट भी आ गया है, हमें जल्द ही इस हॉस्टल को खाली करना होगा। तूने कुछ सोचा है यहाँ से वापस जाकर क्या करेंगी? मुझे तो परेशानी से नींद ही नहीं आ रही, कहीं मम्मी पापा मेरी शादी ना करा दें। और तू है कि यहाँ सोकर सिंड्रेला की किताबें पढ़ रही है। खुशी हमारी इस कहानी के मुख्य कलाकार। निकिता से कहते हैं, अब सिंड्रेला की किताबें ना पढ़े तो क्या करें? जिंदगी भर एजुकेशनल बुक्स पढ़कर दिमाग पक गया है, ये किताबें थोड़ा सा रोमांच तो हमारे जीवन में लाती हैं, वरना कॉलेज में तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना, सिंगल के सिंगल ही रह गए। निकिता खुशी की टांग खींचते हुए कहती है, तो तूने ही बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तुझे ही तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने तो कितनी बार कहा यूं ही किसी से दोस्ती कर ले, अरे जवानी है, थोड़ा सा टाइम पास करके बीत जाएगी। लेकिन तुझे तो एक लॉयल बॉयफ्रेंड चाहिए जिससे तू शादी भी कर सके, और आज के जमाने में ऐसे बॉयफ्रेंड से मिलते कहाँ है? खुशी निकिता से कहती है, तो मैं क्या करती? तू तो जानती है मैं दिखने में ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, साधारण सा चेहरा है मेरा। आज के जमाने में जहाँ रूप की पूजा होती है वहाँ गुण कहाँ काम आने वाले हैं। जो भी बॉयफ्रेंड आज तक मिला, या तो कोई मेरे जरिए मेरी सहेलियों से दोस्ती करना चाहता था, या फिर एक नंबर के छिछोरे। लेकिन मुझे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए था जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकूं, जो कि आज तक मुझे मिला ही नहीं। जिसे देखो वही ब्यूटीफुल गर्ल्स के पीछे भागते हैं। मुझे ऐसी साधारण सी लड़की को भला कौन पसंद करेगा, इसीलिए किताबों से ही जी बहला लेती हूँ।
निकिता खुशी को हौसला देते हुए कहते हैं तो चिंता ना कर, तेरे जीवन में भी तेरा प्रिंस चार्मिंग जरूर होगा, जिसे रूप से नहीं गुण से प्यार होगा। वैसे भी हमारे कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट है तू, लेकिन कुछ सोचा है इस ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद तो आगे जीवन में क्या करने वाले हैं? मेरे पापा मम्मी तो मेरी शादी करा देंगे, पर मैं भी कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन जहां तक मैं जानती हूं तेरा तो सपना था मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करना। क्या तूने कुछ सोचा है? तो किस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएगी? खुशी निकिता को बताते हैं नहीं, मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। तू तो जानती है बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए बड़ी पहुंच की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। टैलेंट के बलबूते पर मैं कुछ करने की सोच रही हूं, लेकिन पापा उन्होंने तो और परेशान करके रखा है। माँ जब तक जिंदा थी नाना जी सब संभालते थे, उनके दिए हुए घर के किराए कारण ही मेरी एजुकेशन पूरी हुई। वह तो अच्छा हुआ कि नाना जी ने उस घर की कागज माँ के नाम पर किए हुए थे, वरना पापा अपनी जुए की लत के कारण जैसे आज तक हर चीजों को बेचकर जुआ खेलते आए हैं वैसे ही इस घर को भी बेच देते। अब नाना जी और मैं तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पापा है, अब चाहे अच्छे हो या बुरे, लेकिन वह मेरी जिम्मेदारी है। बस किसी तरह वह अपनी जुए की लत छोड़ देते तो हमारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाती। वैसे वह किराए का घर खाली करने के लिए मैंने कह दिया है, क्योंकि मैं वहां वापस जा रही हूं। तभी खुशी का फोन रिंग होता है। खुशी जब फोन उठाती है तो उस पर जो इंसान था उसकी बातें सुनकर खुशी चौंक जाती है। वह एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है मैं अभी पहुंच रही हूं। निकिता के पूछने पर खुशी उसे बताती है मेरे पापा नहीं उस घर को भी गिरवी रख दिया था, और उस पैसे से जुआ खेल गए हैं। अब घर भी मेरे हाथ से निकल गया। घर में लोन शार्क वाले आए थे और उन्होंने घर में बहुत तोड़फोड़ की है। पापा भी घायल हो गए हैं, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। निकिता खुशी से कहती है तू आराम से जाना और जो भी बात होगी मुझे बताना। क्या आने वाला है खुशी के जीवन में मोड़ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ माय ऑब्सेस्ड माफिया। दोस्तों मैं एक और नवल लिख रही हूं, टाइम ट्रैवल लव स्टोरी, जिसका नाम है योर ब्यूटी इज माई डेस्टिनी। चैप्टर 3 ब्लैक डेविल द माफिया। खुशी अपने हॉस्टल में अपनी सहेली निकिता के साथ हंसी मजाक कर रही थी और अपने आने वाले भविष्य के बारे में विचार कर रही थी। अभी अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उसे अपने फ्यूचर में किस जगह जॉब करने हैं वह सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग होता है। उस फोन की दूसरी तरफ उसके किराएदार थे, जो खुशी को बताते हैं कि उसके पिता ने उसके घर को जुए के लिए गिरवी रख दिया है और अभी भी कुछ अमाउंट बाकी है, जिसको लेने के लिए लोन शार्क वाले उसके घर पर तोड़फोड़ करके गए हैं, जिसमें उसके पिता भी घायल हो गए हैं। उसे जल्द से जल्द वापस मुंबई आना होगा। इतना सुनकर खुशी हमसे कहती है मैं आ रही हूं। बस फिर क्या था, अगली ही ट्रेन पकड़कर वह वापस मुंबई आ जाती है। घर वापस आकर वह देखती है चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा है। उसके किराएदार भी लोन शार्क वालों डर के मारे घर छोड़कर चले गए हैं। वह अपने पिता को देखने के लिए कमरे में जाती है तो देखती है उसके पिता शराब पीकर बेड पर पड़े हैं। वह उन्हें उठाती है और कहती है पापा आप कैसे हैं? आपको होना लोगों ने ज्यादा तो नहीं मारा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। खुशी की आवाज सुनकर उसके पिता उठकर धीरे से बैठते हैं और उसे देखकर कहते हैं खुशी बेटा तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। देख देख उन लोग ने, शार्क वालों ने घर का क्या हाल किया है। वह किराएदार भी डर के मारे घर छोड़कर भाग गए हैं। खुशी अपने पापा पर गुस्सा होते हुए कहती है मैं क्या देखूं पापा, आप देखिए, आपसे कितनी बार कहा है आप अपनी शराब और जुए की लत को छोड़ दीजिए, लेकिन आप हैं कि कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं। पर अब आपने इस घर को भी गिरवी रख दिया। आप जानते हैं ना, इस घर के किराए के पैसे से ही मेरी कॉलेज की फीस भरी जाती थी। अभी तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली, तो मैं सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगी? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? उसके पापा खुशी से माफी मांगते हुए कहते हैं बेटा मैंने सोचा था अगर मैं जुम्मे में जीत जाऊंगा तो उस पैसे से आज तक मैंने जो भी कुछ कमाया है उसे वापस पा लूंगा और तेरी शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन मैं सारे पैसे हार गया, मुझे माफ कर दे। खुशी यह जानती थी कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उसके पापा थे, वह हमसे बहुत प्यार करती थी, वह उन्हें रोता नहीं देख सकती थी, वह उन्हें माफ कर देती है और उनसे कहती है पापा अब ये बताए हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे कोई रिश्तेदार भी तो हमारा साथ नहीं देंगे। आपने उन लोगों से इतना कर्जा ले रखा था कि हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे बात करना छोड़ दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? आपने कुछ सोचा है? लेकिन उसके पापा उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि उन्हें अपना ही होश नहीं था। खुशी उनकी हालत देखकर मन ही मन रोने लगती है, फिर सोचती है रोने से क्या फायदा, जो जाना था वह चला गया, मेरी ही गलती है। माँ के बाद इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेना चाहिए था, इसके बाद पापा इसे बेच भी नहीं पाते, लेकिन मैंने पापा पर भरोसा करके इस घर को माँ के नाम पर ही छोड़ दिया था और कानूनन अब पापा नहीं से गिरवी रख दिया है। अब मुझे कोई और जगह तलाश नहीं होगी ताकि हम लोग अपना सर झुका सके। खुशी अपने ना जाने कितने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। सबको पता था कि उसके पापा ने कितना कर्जा ले रखा है, वह उसे चुका तो पाएंगे नहीं बल्कि उन लोगों पर बोझ बनकर रह जाएंगे। खुशी परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी अभी नौकरी भी नहीं लगी है कि वह नए घर के खर्चे को अफोर्ड कर सके। तभी लोन शार्क वालों का फोन आता है और वह लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द घर खाली कर दो, क्योंकि इस घर को छोड़कर हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है। खुशी उन लोगों से कुछ समय की मोहलत मांगती हैं, लेकिन वह लोग कुछ नहीं सुनते। वह लोग कल सुबह तक का समय देते हैं, वरना वह लोग आकर फिर से तोड़फोड़ करेंगे। अब खुशी परेशान होकर रोते रोते अपनी माँ की फोटो के आगे बैठ जाती है और वही सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है 10 बजे बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी अपना बचा कुछा सामान पैक करने लगती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। खुशी जाकर दरवाजा खोलती है, वह देखती है दरवाजे पर लोन शार्क वाले खड़े हैं
वह लोग खुशी से कहते हैं जल्दी सामान लेकर बाहर जाओ वरना हम तुम्हारे सामान को उठाकर बाहर फेंकने लगेंगे। खुशी उन लोगों से लड़ने लगते हैं और कहती है कैसे लोग हो तुम, बिल्कुल भी समय नहीं दे सकते, हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं जाने का मौका तो दो, हमें कुछ इंतजाम करने का समय दो। तुम लोगों में इंसानियत नहीं है क्या, तुम्हारे घर में परिवार और बच्चे नहीं हैं। खुशी की बातें सुनकर लोन शार्क में जो मेन आदमी था वो खुशी पर गुस्सा होने लगता है और उसे बताता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या किया है? अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम अपने पिता से नफरत करने लगोगी। और उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने लगता है। खुशी उससे कहती है मेरा सामान बाहर मत फेंको, हम चुपचाप चले जाएंगे। खुशी उनसे कहती है मुझे पता है मेरे पिता ने क्या किया है, उन्होंने इस घर को गिरवी तो ही रखा है, बेचा तो नहीं है। तुम लोग रुक जाओ। वह आदमी खुशी को कुछ और भी बताने वाला होता है कि तभी उसके लोग सामान फेंक ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र खुशी के बैग में पड़ी फोटो पर पड़ती है। वह आदमी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ खुशी के पिता बेड पर नशे में पड़े थे और नशे में खुशी से माफी मांग रहे थे। मुझे माफ कर दो खुशी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। खुशी को ऐसा लगता है उसके पिता घर को गिरवी रखने के लिए उससे माफी मांग रहे हैं। अब उसे मन में दया नहीं लगती है और वह मन ही मन अपने पिता को माफ कर देती है। तभी कुछ देर में खुशी अचानक बेहोश हो जाती है। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इतनी सारी टेंशन कमजोरी के मारे उसे चक्कर आने लगता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती। इधर अक्षत जिंदल अपने ऑफिस से कॉल आने पर वहां पहुंचता है जहां वह एक नई लड़की को देखता है और पूछने पर उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी। अक्षत उस लड़की के सामने 1015 लॉकेट रख देता है और उनमें से किसी एक लॉकेट को पहचानने के लिए कहता है। वह लड़की सही लॉकेट को पहचान नहीं पाती। अक्षत कुछ लड़की पर गुस्सा होते हुए कहता है चुपचाप यहां से चली जाओ वरना पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, मैं और तू पर हाथ नहीं उठाता वरना मुझे धोखा देने की सजा तुम जानती नहीं। वह लड़की डर के मारे वहां से चली जाती है। अक्षत मन ही मन सोचता है ना जाने कितनी ही लड़कियां आज तक मेरे सामने आई लेकिन आज तक मुझे वह नहीं मिली, ना जाने मुझे अभी कितना इंतजार करना होगा। इसके बाद अक्षत राजीव को फोन करता है और उससे कहता है मेरी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करो, मैं आज यह मिस्टर जॉन से मिलना चाहता हूँ। अक्षत जिंदल अपने बिजनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। इधर खुशी के घर में लोन शार्क वाले तोड़फोड़ कर रहे थे। खुशी जब उन्हें तोड़फोड़ करने से मना करती है, वह लोग खुशी को कुछ बताना चाहते थे लेकिन इससे पहले कि वह लोग खुशी को कुछ बता पाए खुशी उनसे कहती है मुझे पता है मेरे पिता ने इस घर को बेच दिया है। तभी वह देखती है खुशी के पिता बेड पर नशे में पड़े हैं और उससे नशे में माफी मांग रहे हैं। मुझे माफ कर दो खुशी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुशी को अपने पिता की हालत पर तरस आता है और वह मन ही मन उन्हें माफ कर देती है। लोन शार्क वाले खुशी का सामान उठाकर बाहर फेंक ही रहे थे तभी खुशी के सम्मान में उन्हें एक फोटो दिखाई देती है। इस फोटो को देखकर वो हैरान हो जाती हैं। इतनी ही देर में खुशी अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाती हैं। कल रात से कुछ नहीं खाया था इसीलिए कमजोरी से उसे चक्कर आ जाते हैं। अगले पल खुशी को जब हो जाता है तो वह खुद को एक आलीशान बंगले में कैद पाती है। वह चारों तरफ इधर उधर देखती हैं लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। खुशी घूमते घूमते नीचे लाउन में आती है। दोनों तरफ आलीशान सोफा, बड़े बड़े गुलदस्ते, बड़ी सीढ़ियां जो ऊपर कमरे की तरफ जाती हो, इन्हीं के जरिए खुशी नीचे की तरफ आई थी। वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाती हैं। इतना आलीशान बंगला उसने सिर्फ अपने सपनों में ही देखा था या किसी बड़ी फिल्म में। सफेद संगमरमर के दीवारों से बनी यह आलीशान हवेली किसी सिंड्रेला की कहानियों की तरह लग रही थी। तभी वहां किसी के कदमों की आवाज आती है। खुशी उन कदमों की आवाजों को सुनकर वापस ऊपर उसी जगह चली जाती है जहां से वह आई है। वह कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। तभी एक आवाज से खुशी उठकर खड़ी हो जाती है। यह आवाज खुशी से पूछती है तुम्हें होश आ गया, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए नाश्ता बाहर टेबल पर रखा हुआ है, आकर खा लो। खुशी उस आवाज का पीछा करते हुए आती है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह पुकार कर कहती है कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो और मुझे यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा है, मेरे पापा कहाँ हैं? वह आवाज खुशी से कहती है माफ करना, इसका जवाब हम तुम्हें नहीं दे सकते जब तक हमें इजाजत नहीं मिल जाती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम तक पहुंच जाएगा। सिया इस बात पर ध्यान देते हुए कहती हैं जब तक तुम लोगों को इजाजत नहीं मिल जाती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम लोगों ने किसी के कहने पर मुझे किडनैप किया है? तुम्हारा बॉस कौन है और मुझसे चाहता क्या है? देखो, अगर तुम लोगों ने फिरौती के लिए मुझे किडनैप किया है तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस प्रॉपर्टी के नाम पर एक घर था, वह भी मेरे पापा ने गिरवी रख दिया। अब तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, तुम लोग मुझे जाने दो। लेकिन वह आवाज खुशी के इस बातों का कोई जवाब नहीं देती। खुशी बहुत देर तक उसके जवाब का इंतजार करती है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह खाना खाने से इनकार कर देती हैं। फिर भी वह आवाज खुशी को कोई जवाब नहीं देता। अब तक खुशी को बहुत जोर से भूख लग चुकी थी। वह जानती थी अगर वह खाना नहीं खाएगी तो वह और कमजोर पड़ जाएगी और उसे यहाँ से निकलने के लिए ताकत की जरूरत है, इसीलिए वह उस खाने को खा लेती हैं। खाना खाने के बाद खुशी यह सोचती है कि उसे यहाँ पर कैद क्यों गया है और किसने किया है। वह तो किसी को जानती नहीं, क्या पापा द्वारा लिए गए लोन देने वाले शख्स ने मुझे किडनैप किया है? फिर वह अपने दिमाग पर जोर डालती है। बेहोश होने से पहले उसके आसपास कौन था उसे याद आता है। लोन शार्क वालों से वह झगड़ा कर रही थी।
कि उसके घर में तोड़फोड़ ना की जाए। उसके बाद वह बेहोश हो गई और उसकी आंख ही था यहाँ खुली। इसका मतलब उन्हीं लोगों ने मुझे किडनैप किया। लेकिन क्यों? उन लोगों ने तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, तो मुझे किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है? ये लोग तो मुझे इस बारे में बताने वाले नहीं। मुझे इस बारे में पापा से पूछना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद खुशी यहाँ वहाँ देखने लगती है। वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और कुछ ही देर में वह खिड़की के सहारे लंबी सी रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब वह खिड़की से बाहर जाती है तो उसे तो चक्कर ही आने लगते हैं, क्योंकि यह घर काफी ऊंचा और बड़ा था। हर खुशी इस वक्त जिस जगह पर खड़ी थी वह लगभग 16 माले पर था। यानी कि खुशी का यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। वह मन में सोचती है अब वह यहाँ से कैसे निकले। पास भागने के लिए बहुत से रास्ते ढूंढती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। वह भागकर नीचे आती है और इधर उधर से भागने की कोशिश करती हैं। तभी उसकी नज़र रसोई घर पर जाती है। वहां से निकलने के लिए एक विंडो था। वह उसी विंडो के सहारे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यह विंडो भी लगभग 3 माले की ऊंचाई पर था। खुशी किसी तरह आसपास टांगे पर्दों से रस्सी बनाकर नीचे उतरने की कोशिश करती है और उतरने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन तभी अक्षत के गार्ड खुशी को भागते हुए देख लेते हैं और वह उसे पकड़ लेते हैं। वह खुशी से कहते हैं यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ आसपास चारों तरफ हथियार लिए पहरा दे रहे हैं। अगर उन्हें खुशी पर बिल्कुल भी शक हुआ तो वह लोग 1 मिनट नहीं लगाएंगे उसे गोलियों से भून देने में। इसीलिए भलाई इसी में है कि वह अंदर ही रहे और अगली ऑर्डर का वेट करें। खुशी यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है अगला ऑर्डर कैसा होता है? यहाँ कोई 5 स्टार होटल है क्या जो मैं वेटर की तरह ऑर्डर पूरे करूंगी? मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दो। तुम लोगों ने मुझे कितना करके क्यों रखा है, मुझे बताओ। वह लोग आपकी खुशी को कोई जवाब नहीं देते और उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। कुछ ही देर में वह लोग राजीव को फोन करके उसे बताते हैं, सर जिस आदमी ने जुए में अपना घर हारा है उसने जुए में अपनी बेटी को भी लगाया था, जो कि वह हार चुका है। हमने प्रॉपर्टी पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, इसलिए हम ऐसे भी अपने साथ लेकर आ गए। अब इसका क्या करना है? राजीव उन लोगों से पूछता है उस लड़की को कहाँ रखा है? वह लोग बताते हैं सर उसे हमने ब्लैक डेविल सर के फार्म हाउस पर रखा है। वह लड़की बहुत चिल्ला रही है और भागने की कोशिश भी कर रही है। उसके साथ क्या करना है? हमें ऑर्डर दीजिए। राजीव उन लोगों से कहते हैं उस लड़की को अभी वही रखो, मैं सर से बात करके तुम लोगों को बताता हूँ। चफोर खुशी और अक्षत का झगड़ा। राजीव अक्षत को बताता है, सर हमारे कसीनो में विजय गुप्ता नाम के आदमी ने जुआ खेला था और उसने और जुए में अपने घर और बेटी को लगाया था। हमने उसके घर पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन उसकी बेटी को क्या? अक्षत कड़ी आवाज में पूछता है, सर उसकी बेटी को गलती से हमारे गार्ड उठाकर लिया है। गलती से लिया है क्या? मतलब उसका वह कोई सामान है जो से गलती से लिया है? तुम लोगों ने उस आदमी को जुआ खेलने की इजाजत दी ही क्यों, जब उसके पास पैसे नहीं थे? तुम जानते हो मैं इंसानों का सौदा नहीं करता, और खासतौर से लड़कियों का, तो तुमने बस इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहाँ है वह लड़की? राजीव डरते डरते बताता है, सर आपके के फार्म हाउस पर। गार्ड्स पूछ रहे हैं उस लड़की का क्या करना है? अक्षत कड़ी आवाज में बताता है, अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। गार्ड से कहो उस लड़की को छोड़ दें। लेकिन सर उस लड़की के बाप ने बहुत कर्जा ले रखा है, 10 करोड़ रुपए का। उन पैसों को तो हम उससे निकलवा कर रहेंगे, लेकिन बदले में उसकी बेटी को हम लोग नहीं रखेंगे, जाने दो उसे। जी सर। कुछ ही देर में खुशी को बिना कुछ बताए सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। खुशी उन लोगों से चिल्लाकर पूछते रह जाती है कि उसे किडनैप क्यों किया गया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खुशी थक हार कर अपने घर तक पहुंचती है और घर बाहर बनी चौखट पर बैठ जाती है। उसके मन में अभी भी यही सवाल चल रहे थे कि आखिर उसे किडनैप करने का कारण क्या था। तभी उसके पापा उसे दिखाई देते हैं और पूछते हैं, बेटी तो ठीक तो है? तेरे साथ उन लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया? ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मेरे जुए और नशे की लत ने मुझसे कितना बड़ा गुनाह करा दिया। खुशियों से पूछती है, कौन सा गुनाह पापा, मुझे साफ साफ बताइए, उन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया था? उसके पापा बताने ही वाले थे कि उन्होंने जुए में खुशी को भी हार चुके हैं। इससे पहले उसे कोई आवाज देता है, ओ फाइटर। वह पीछे मुड़कर देखती है, पीछे से राहुल चला आ रहा था। उसे देखकर खुशी बहुत खुश होती है। राहुल उसके बचपन का दोस्त था और उसकी माँ खुशी की माँ की स्कूल फ्रेंड थी। वह प्यार से खुशी को फाइटर कहता था, क्योंकि बचपन में दोनों साथ खेलते थे और खुशी उसे बहुत मारा करती थी। राहुल परेशान होकर उसे फाइटर कहने लगा, तब से वह खुशी को प्यार से फाइटर ही कहता है। खुशी उससे पूछती है, अरे चंपू तू यहाँ कैसे? राहुल गुस्से से खुशी को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगता है और उससे कहता है, तूने फिर मुझे चंपू कहा? मैं बचपन में चंपू था, लेकिन अब देख किस एंगल से तुझे चंपू लगता हूँ। तुझे पता है लड़कियां मरती है मुझ पर। खुशी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ तो तू चंपू है तो तुझको देखकर लड़कियां मरेंगी ही ना। माना कि तू पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरा चंपू ही रहेगा। राहुल मुंह बनाते हुए कहता है, यार फाइटर मुझे चंपू मत बुलाया करना, अच्छा नहीं लगता। लड़कियां सुनेंगी तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी उनके सामने। हाँ तो तूने मुझे फाइटर क्यों कहा? खुशी मुस्कुराते हुए कहती हैं। राहुल मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, मुझे चंपू कहने का हक सिर्फ तुझे है, लेकिन अकेले में, दूसरों के सामने तो मुझे चंपू मत बुलाना, आखिर मेरी भी इमेज का सवाल है। अच्छा वह सब छोड़ो और चल मेरे साथ मेरे घर। खुशी हैरानी से पूछती है,
तुझे यहाँ का पता किसने दिया और हमारी हालत के बारे में किसने बताया? राहुल बताता है, तुम्हारे चाचा जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ही बताया कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए चलाया। खुशी उसकी मदद लेने से इनकार करने लगते हैं, लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था, आखिर दोस्त होते ही इसलिए है कि सुख दुख में अपने दोस्तों का साथ दें। राहुल भी पीछे नहीं हटता और वह खुशी और उसके पापा को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ पर खुशी को बताता है, मैं ऊपर के कमरे में रहता हूँ, तुम और तुम्हारे पापा नीचे वाले कमरे में रह लेना और इसे अपना ही घर समझो। खुशी रोते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राहुल को बताती है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम पर ज्यादा दिन के लिए बोझ नहीं बनूंगी। ये सुनकर राहुल को बुरा लगता है और वह खुशी से कहता है, तू मुझे पराया समझना बंद कर। तू ऐसी बातें करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पूरे 2 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी भी राहुल से माफी मांगते हैं और बताती है, नहीं मेरा वह मतलब नहीं था, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं तुझे पराया कैसे समझ सकती हूँ? इस पूरी सिचुएशन में जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तब तूने हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं भी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा। राहुल उसे बताता है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ के बॉस बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस थोड़े कठोर है। तू कहे तो मैं वहाँ तेरी बात करूँ। खुशी राहुल को मना कर देती हैं और कहते हैं, मैं अपने बलबूते पर काम ढूंढना चाहती हूँ, ना कि किसी सिफारिश के दम पर। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे खुद करने दो। राहुल भी उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और उससे कहता है, तुझे अगर कहीं मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, तू खाना बना कर खा लेना, मुझे समय नहीं मिला तुम लोगों के लिए खाना बनाने का। खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो यह मेरा ही घर है, तू चिंता ना कर, मैं खाना बनाकर खा लूंगी। राहुल वहां से चला जाता है। खुशी फ्रिज में देखती है, वहां खाने का कोई सामान नहीं था, सब्जियां भी खत्म थी। खुशी जरूरी सामान लेने बाजार जाती है और सब्जियां राशन लेकर आ रही होती है। तभी एक बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज कार से उस पर कोई कीचड़ उछाल देता है। खुशी के सारे कपड़े और चेहरा गंदा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ में जो सब्जियां और राशन थे वह भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन वह मर्सिडीज वाला उससे बिना कोई माफी मांगे आगे बढ़ जाता है। खुशी उसे आवाज देती है, अबे रुक, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी सड़क है फिर भी मुझ पर कीचड़ उछाल दी है और माफी मांगे बिना जा रहा है। तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? यह मर्सिडीज अक्षत जिंदल की थी। कुछ ही कदमों की दूरी पर वह अपनी गाड़ी को रोक लेता है। वहां से खुद निकले बगैर वह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और खुशी से बिना कुछ बातें किए पैसे के बंडल को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये पैसे तुम्हारे उस नुकसान से ज्यादा है जो मेरे कारण तुम्हारा हुआ है। फिर वह खुशी को ऊपर से नीचे तक देखता है और वह पता है कि उसने येलो सूट और ब्लू चूड़ीदार पजामी पहन रखी है, उसके गले में येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन दुपट्टा लटक रहा है जो कि कीचड़ पड़ने से मिला हो चुका है। ये देखकर अक्षर एक तिरछी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर खुशी को बड़े ही अजीब नजर से देखता है और उससे कहता है, ओ रईस से कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना ताकि इंसानों की तरह दिखा। टंग आउट। और इतना कहकर अक्षत अपने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन खुशी ड्राइवर को रोक लेती है और कहती है, रुको अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। वह अक्षत से कहती है, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया तुम्हें? गलती करने के बाद माफी मांगा जाता है, ना कि अपने पैसे का घमंड। एक तो माफी भी नहीं मांगी और ऊपर से मुझे इंसान ना होने का ताना मार रहा है। माना कि बड़ी सी मर्सिडीज में घूम रहा है, बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास, लेकिन तमीज वह नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन परेशान मत हो, तुम बिल्कुल सही आदमी से टकराए हो। तुम्हें सही तमीज मैं सिखाती हूँ। खुशी एक बड़ा सा पत्थर लेकर अक्षत की कार का शीशा तोड़ देती है। अक्षत उसे देखता रह जाता है और वह अक्षत के पास आकर जो पैसे अक्षत ने खुशी को दिए थे उस पैसे के साथ 1 रुपया मिलाकर उसे दे देती है और उससे कहती है, यह उस नुकसान के पैसे हैं जो मैंने तुम्हारा किया, तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़कर। इन पैसों से नया शीशा लगवा लेना ताकि तुम्हें साफ साफ दिखाई दे कि तुम्हारे अलावा भी रास्ते पर कोई चल रहा है। क्या करने वाला है अक्षत? क्या होगा जब खुशी को समझ आएगा कि उसने गलती से पंगा ले लिया है? ब्लैक डेविल से च5 फोर्स कीस। अक्षत की मर्सिडीज के कारण खुशी के कपड़े खराब हो जाते हैं। खुशी अक्षत को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन अक्षत तो अपनी ही रोब में था। वह गाड़ी से निकले बिना अंदर बैठे बैठे अपना हाथ बाहर निकालता है और खुशी को पैसों से बना बंडल पढ़ाते हुए उससे कहता है, यह उस नुकसान की कीमत से कहीं ज्यादा है जो मैंने तुम्हारी की। फिर उसकी नजर खुशी के कपड़ों पर जाती है जिसने ब्लू चूड़ीदार पजामी के साथ येलो सूट पहना था। गले में येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन से बना दुपट्टा उसके गले में लटका हुआ था और कीचड़ के छोटे पने से उसके वह कपड़े जो मैले हो चुके थे। वह अपनी गुरूर भरी तिरछी सी मुस्कान के साथ उससे कहता है, और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना ताकि इंसान की तरह लगो। खुशी अक्षत से कहती है, तुम्हें कभी किसी ने मैनर्स नहीं सिखाई क्या? अगर गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं, घमंड नहीं दिखाते। अपने ये पैसों का घमंड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, समझे? क्योंकि मुझे तुम्हारी इन पैसों की जरूरत नहीं है। चुपचाप माफी मांगो तुमने जो गलती की है उसके लिए। अक्षत बड़े ही घमंड के साथ कहता है, कुछ बोलने से पहले सोच लो कि तुम क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपनी इस गलती पर पछताने का मौका भी न मिले। अनअम्यूज्ड 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 अनअम्यूज्ड।
खुशी बड़ी हैरानी से अक्षत से कहती है, तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन एक चीज की कमी तुम्हें है, और वह है मैनर्स की। तो मिस्टर, आप जो कोई भी है, और जो कुछ भी आपका नाम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सही लेसन आज मैं सिखा देती हूँ। क्योंकि तुम बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छे इंसान से मिले हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ एक ऐसा लेसन जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उसके बाद खुशी वहां से हटकर वहां पर पड़े एक बड़े से बड़ा सा पत्थर लेकर अक्षत की गाड़ी के शीशे को फोड़ देती हैं, और उसके दिए हुए पैसे में 1 रुपये मिलाकर उसे पकड़ाते हुए बोलती हैं, यह उस नुकसान के पैसे हैं जो मैंने तुम्हारे किए, जाओ और अपनी गाड़ी पर नया शीशा लगवा लो ताकि तुम्हें भी साफ साफ दिखाई दे कि रास्ते पर तुम्हारे अलावा भी कोई चल रहा है। इतना कहकर खुशी वहां से जाने लगती हैं। ये सुनकर अक्षत को बहुत गुस्सा आता है, और वह अपनी गाड़ी से बाहर एटीट्यूड में निकलता है, अपने आंखों से ब्लॉक गॉगल्स हटाते हुए खुशी को आवाज देता है, ए लड़की, बहुत घमंड है तुम्हें, जानती हो मैं कौन हूं? खुशी पीछे मुड़कर देखती है, और अपने सामने इतने हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी वाले बंदे को देखकर देखती रह जाती हैं। अक्षत भी देखता है, उसके सामने लगभग 5 फुट 5 इंच की गोरी चिट्टी साधारण शक्ल की पतली सी लड़की, जैसे फूंक मारो तो उड़ जाएगी, जो दिखने में ज्यादा खूबसूरत तो नहीं लेकिन मासूम और क्यूट बहुत थी। ऊपर से नीचे तक देखता है और बड़े ही गुरूर में कहता है, डॉट डॉट, शरीर में जान नहीं और इतना घमंड। अक्षत की घमंड भरी बातें सुनकर खुशी अपने सेंस में आती है, फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ तुम एक निहायत ही बदतमीज और बददिमाग आदमी हो, जिसे अपने अमीर होने का कुछ ज्यादा ही घमंड है, तभी तो गलती करके भी माफी नहीं मानता और उल्टा बहस करता है। लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ये पैसे केवल तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन गुड बिहेवियर वह होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जाओ और किसी बच्चे से मैं मैनर्स की क्लास ले लो, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी तुमसे ज्यादा संस्कारी होते हैं, जिन्हें कम से कम ये तो पता है कि गलती करने के बाद सॉरी कहा जाता है। खुशी इतना कहकर वहां से जाने लगती है। अक्षत, जो कि खड़े खड़े उसकी बातों को कब से सुने जा रहा था और अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठी को भींच रहा था, वह खुशी के हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे कमर से पकड़ते हुए कार की तरफ लेकर खड़ा कर देता है। उसने खुशी की दोनों हाथों को पीछे कर रखा था और उसे बड़ी ही सख्त तरीके से अपने आगोश में ले रखा था। वह खुशी से कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो, तुमने मुझे बदतमीज और बद दिमाग कहा। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। लोग मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, और तुम एक साधारण सी लड़की मुझे इतना कुछ सुनाकर जाने लगी। खुशी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं और उसे अक्षत पर को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों, तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो तुम्हें जानना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक निहायत ही बदतमीज और बद दिमाग इंसान हो। इसमें मैंने गलत है क्या कहा? तुम्हें मैनर्स नाम की चीज नहीं है। अगर होती तो अपनी गलती पर पछतावा होता, ना कि इतना बड़ा घमंड। वह अक्षत से कहती हैं, डरते होंगे लोग तुमसे, तुम्हारे रौब से, लेकिन मैं नहीं डरती। तुम अपना ये रौब किसी और को दिखाना। अक्षत बड़े ही गुस्से के साथ खुशी का हाथ पकड़ते हुए, क्या कहा तुमने? खुशी भी उसे दोबारा जवाब देती है, सुनाई नहीं दिया क्या? तो एक एक बार क्यों 100 बार कहूंगी, तुम बदतमीज और बद दिमाग हो, तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज नहीं। अक्षत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज तक उससे किसी ने ऐसी बातें नहीं की थी। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और खुशी का मुंह बंद करने के लिए उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। खुशी खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारती है, लेकिन खुद को उसके मजबूत हाथों से छुड़ा नहीं पाती। आखिरकार वह अक्षत को खुद से दूर करने के लिए उसके होठों पर काट लेती। अक्षत उसे एक झटके में खुद से दूर करता है और अपने होठों को पूछते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मरती है मेरे करीब आने के लिए, और तुम जैसी साधारण सी लड़की ने इस तरह से मुझे खुद से दूर कर दिया। खुशी अपने आप को संभालते हुए कहती है, मरती होंगी लेकिन मैं नहीं मरती, और तुम जैसे बदतमीज इंसान के साथ तो यही होना चाहिए। ये सुनकर अक्षत उसकी तरफ बढ़ने लगता है। खुशी 2 कदम पीछे जाकर अक्षत को उंगली दिखाते हुए कहती है, अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? जैसे तुम्हारी गाड़ी का कांच फोड़ा है, वैसे तुम्हारा सभी फोड़ दूंगी। समझते क्या हो तुम? अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान हो। तुम अपने पैसे का घमंड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। इतना कहकर खुशी वहां से चली जाती है। अक्षत के गार्ड उससे पूछते हैं, सर अगर आप कहें तो उस लड़की को आज ही उठा लेते हैं। अक्षत उन्हें हाथ दिखाते हुए रोक लेता है और उनसे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने उस लड़की के साथ जो किया है वह हमेशा याद रखेगी। वैसे भी इन जैसे आम लड़कियों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। अक्षय तो अपने घर पहुंचता है। वहां राजीव उसे बताता है, सर एक गार्ड ने हमें बताया आप जिस लॉकेट वाली लड़की की तलाश कर रहे हैं उसके बारे में पता चल चुका है। अक्षय उसे बताता है, इस बार भी हर बार की तरह फिर से कोई झूठी और मक्कार लड़की आ जाएगी। नहीं सर, इस बार पक्की खबर है, हमारे पास सबूत है। गार्ड उसे खुशी की फोटो ला आकर दिखाता है। उस फोटो में खुशी के गले में वही लॉकेट है।
अक्षत इस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह फोटो लगभग 13 साल की खुशी की थी। अक्षत इस फोटो को देखकर कहता है, इस लड़की को तुम लोग पहचानोगे कैसे? ये फोटो तो पुरानी है, वह लड़की तो बड़ी हो गई होगी। गार्ड बताते हैं, सर कुछ दिन पहले हमने उस लड़की को किडनैप किया था और आपके फार्म हाउस पर रखा था। उसके बाप ने हमसे बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है। हम उस लड़की को पहचानते हैं, अगर आप कहे तो उस लड़की को उठा लिया जाए। अक्षत अपने गार्ड को ऑर्डर दे देता है और उनसे कहता है, ध्यान रखना उस लड़की को कुछ भी ना हो। कुछ ही पल में खुशी अक्षत के फार्म हाउस पर कैद पाई जाती है। खुशी उन लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तुम लोगों ने मुझे दोबारा किडनैप क्यों किया? मुझे जाने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग बार बार मुझे किडनैप क्यों कर लेते हो और मुझे कोई जवाब भी नहीं देते। आखिर किसके कहने पर तुम लोग मुझे किडनैप करते हो और क्यों? खुशी जिस रूम में खड़ी थी उसे रूम के चारों तरफ शीशे लगे थे, जिससे कि आर पार देखा जा सकता था। खुशी हम लोगों को नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह लोग खुशी को साफ साफ देख सकते थे। अक्षत जब शीशे के दूसरी साइड से खुशी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिमाग में आज सुबह की सारी घटनाएं घूम जाते हैं। उसे खुशी को किया अपना केस याद आने लगता है और वो खुशी को घमंडी और बदतमीज समझता है। वह अपने गार्ड से पूछता है, ये किसे उठा लाए तुम लोग? इस लड़की को उठाने के लिए किसने कहा था? गार्ड अक्षत को बताते हैं, सर यह वही लड़की है जिसकी फोटो हमने आपको दिखाई थी और जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। तुम्हें पूरा यकीन है ये वही लड़की है? जी सर। अब क्या करेगा अक्षत? क्या हुआ अपना आएगा खुशी को अपने साथ हुए उस नोकझोंक के बाद?